हेलो डियर व्यूअर्स। आज के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए आज के सिलेबस का एक विषय आपको दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारे फेसेस। अब इन फेसेस को देख करके आप क्या अनुमान लगा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको यहां पर दिख रहा होगा क्या सर? यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप एक दिख रहे होंगे, ये दूसरे दिख रहे हैं। यहाँ पर एक दिख रहे हैं, यहाँ दूसरे दिख रहे हैं। एक्चुअल में आप कहेंगे सर ये आपने इनकी कॉपी की हुई है। भाई मैंने इनकी कॉपी नहीं की हुई है, क्योंकि आज की जो आपको विश्व दिखाई देता है दैट इज अ 21st सेंचुरी दैट इज गवर्न्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो आज का इसका मतलब जो आपसे विशेष रूप से टॉपिक मुझे डील करना है वो डील करना है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को लेके, और उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको आपको फेस करना होगा पूरी समाज को। ये सही पिक्चर है, ये पिक्चर आपको गलत दिख रही है, ये सही पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आपको गलत दिखती है। जी हाँ, दैट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? द डेंजर ऑफ डीप फेक्स। आपको मालूम है कि मल्टीमीडिया सेट्स को यूज किया जाता है, इंटरनेट की डिवाइसेस को यूज किया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता। आज सबसे बड़ी चीज हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि ये किसी भी चेहरे के ऊपर किसी को भी लगा सकता है। सर ये कैसे? जी हाँ, फोटोग्राफी एडिटिंग के माध्यम से किसी की भी प्रतिकृति को यूज किया जा सकता है, किसी भी इमेज को यूज किया जा सकता है दूसरे के ऊपर। और यही आज सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है समाज के सामने, जिसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैंने इसे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डील किया है। सबसे पहले यूपीएससी आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकती है, डीप फेक टर्म इज इसे एसोसिएटेड विद। तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Deep fakes are digital media, video, audio, images edited and manipulated using artificial intelligence. It is basically hyper realistic digital falsification. किसी को भी इस तरीके से उसके फेस को यूज कर लेना, उसकी वीडियो को एडिट कर लेना, उसके ऑडियो को एडिट कर लेना, उसकी इमेज को एडिट कर लेना। आज से आपने कुछ समय पहले देखा था दिल्ली का एक केस, जिसमें वहां पर कुछ लोग जेएनयू के जो छात्र हैं वो बहुत गलत तरीके के नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े डॉट 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 डॉट। लेकिन उसके बाद भी हमने ये चीज देखा कि उनको पूरी तरीके से सजा नहीं दी गई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उनके जो जुर्म थे वो पूरी तरीके से साबित नहीं किए जा सके। तो इसका मतलब क्या वो मैनिपुलेट किए गए थे? तो ऐसी चीजें भी बहुत ज्यादा आज प्रचलन में आ रही हैं। इसी को लेकर के डीप फेक का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए। केवल ये इस चीज से संबंधित नहीं है, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन खुद लेखक ने आपको बताए हैं। डीप फेक क्या है? डीप लर्निंग ऑफ फेक। डीप लर्निंग का मतलब टेक्नोलॉजी का एक बहुत डीप ज्ञान होना, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हो। और फेक का मतलब नकली। डीप लर्निंग का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, और उसके माध्यम से फोटो ऑडियो वीडियो को क्या करना, उसकी नकली प्रतिकृति तैयार कर देना, फेक इमेजेस तैयार कर देना। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एल्गोरिथम का प्रयोग करता है। इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधियों और अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर बहुत सहजता से स्थानांतरित किया जा सकता है। आप इस चीज को फिल्मों में देखते होंगे, वीडियोस में देखते होंगे, जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप इस पर हंसते होंगे, लेकिन विश्वास मानिए सोसाइटी के लिए आज ये बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है, एक बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज को पोस्ट कर रहा है। यहां पर आपके सामने लिखा है हु आर द विक्टिम्स। सबसे पहला आपको दे रहा है, इसी प्रकार से यूपीएससी यहीं से उठा करके आपके सामने रख सकता है क्वेश्चन को, कि सबसे पहला क्या है, इसके द्वारा पोर्नोग्राफी को
प्रमोट किया जा रहा है। पहली चीज। और लिखा क्या है, 96% ऑफ डी फेक्स आर पोर्नोग्राफिक वीडियोस। महिलाओं के इस तरीके से वीडियोस को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारी आप हम पोर्नोग्राफिक फिल्म्स के बारे में भी चर्चा आती है, जिसमें बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में इस तरीके की चर्चा आ जाती है। तो ये कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं उनकी डिग्निटी को हार्म पहुँचा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सोसाइटी को भी क्या कर रहा है, एक हार्मनेस प्रोवाइड कर रहा है। और जो महिलाएँ हैं, उनको एक प्रकार से क्या बोल रहा है, दैट इज़ उनके इमोशंस के साथ खेल रहा है, उनको दूसरी तरफ उनकी जो डिग्निटी है, उसको लॉस कर रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी-किसी की डिग्निटी जब लॉस होती है, तो उसका सोसाइटी से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बायकॉट होने लगता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने ये दिख रहा है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर ये देख रहा है कि इस डीप फेक्स के द्वारा क्या हो रहा है, एंटी सोशल बिहेवियर को प्रमोट किया जा सकता है। किसी भी उग्र मॉब को उग्र जो भीड़ होती है, उसके द्वारा इस चीज को शो करवा दिया जाएगा। जानबूझ के आपके सामने ऐसे वीडियोस प्रस्तुत कर दिए जाएंगे जो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये एंटी सोशल बिहेवियर को भी प्रमोट कर सकता है। दूसरी तरफ इलेक्शंस के माध्यम से एक पार्टीज को भी फेवर कर सकता है। दूसरी तरफ एक और लिखा हुआ है, डी फेक्स कैन ऑल्सो कॉज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोशल हार्म एंड एक्सेलरेट द ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल मीडिया। आपको मालूम है, आज जो हमारी कॉर्पोरेट मीडिया है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो है, आज जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। यही चीज 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी की गई थी, जब वो डिजिटल पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय वो डायरेक्ट जनता से संवाद करना पसंद कर रहे थे। वही आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी इसी चीज को दिखाती है कि अगर हमें मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोट नहीं करती है, तो हम जनता के पास जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट सॉवरेन जनता है। तीसरा आपको दिख रहा होगा, डीप फेक कुड एक्ट एज पावरफुल टूल बाय मैलिशियस नेशन स्टेट टू अंडरमाइन पब्लिक सेफ्टी एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी। बिल्कुल कर देगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई एक जो नेशन स्टेट है, अगर उसको इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट की सेफ्टी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। भारतीय जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डिप्लोमेसी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अल्टीमेट डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार यदि डीप फेक्स जो है टेररिज्म वाले लोग प्रमोट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी को प्रमोट कर सकते हैं। भारत में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसको ये लोग टारगेट कर सकते हैं। आज का जो टेररिज्म है, वो आप रोटी कपड़ा मकान का टेररिज्म नहीं है। आज का टेररिज्म जो है, वो आईआईटी का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट वाला टेररिज्म भी है, जो कि बहुत पढ़ा लिखा माइंडसेट है। तो अगर वो इसके यूज करता है, तो देखिए, हर चीज के एक चाकू है, उसके दो यूज होते हैं। या तो वो हाथ भी काट सकता है, वो फल भी काट सकता है, सब्जी भी काट सकता है। ये चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार एक टेक्नीशियन, एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला इंसान यदि गलत माइंडसेट से बैठा है, तो वो क्या करेगा, वो एक स्टेट को हार्म भी पहुंचा सकता है। जैसे आप साइबर क्राइम को देखते हो, जैसे आप विशेष रूप से जो इंटरनेट के थ्रेट्स होते हैं, उनको आप देखते हो। हैकिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। गुड हैकर बनाम बैड हैकर। उसी प्रकार अनदर कंसर्न क्या कह रहा है, डी फेक इज द लायर्स डिविडेंड। जो झूठ बोलता है, उसको कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचा देता है, और जो सच बोलने वाला है, जो इनोसेंट पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी को निगेटिवली इंपैक्ट कर देता है। सॉल्यूशन क्या है, तो यहां पर बोला गया है कि मीडिया लिटरेसी को बढ़ाया जाए, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन को भी बढ़ाया जाए। तो यहां पर डीप फेक को हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है, बघेल सरकार और राज्यपाल में आरक्षण विधेयक पर टकराव। राज्यपाल दस्तखत करें या विधानसभा को लौटाएं। विशेष रूप से आपके इस बार के एग्जाम के लिए गवर्नर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगातार गवर्नर चर्चा में आ रहा है। गवर्नर देखिए, एक होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में सीएम सर होते हैं। प्रधानमंत्री यहां पर हम प्रेसिडेंट को लिख लेते हैं, सीएम सर में हम गवर्नर को लिख लेते हैं। एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में, लेकिन सीएम का गवर्नर को अपॉइंट करने में क्या कहते हैं, इलेक्ट करने में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर की ही रिकमेंडेशन पर कायदे से प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो गवर्नर है इसकी लॉयल्टी जो रहती है प्राइम मिनिस्टर के प्रति रहती है। इसीलिए सीएम बेचारा क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। जब भी कोई बिल बिल को पारित होने के लिए क्या चाहिए होते हैं, अगर हम सेंटर में देखेंगे तो कोई भी बिल है तो वो या तो लोकसभा से पहले आ जाए या राज्यसभा में आ जाए। जब किसी भी हाउस में आएगा उसके बाद सेकंड हाउस में जाएगा तो वहां पारित होगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा, पारित होने के बाद कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जब उस पर क्या कर देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे, तब वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। यही प्रोसीजर हमारे होती है स्टेट्स में। स्टेट्स में भी क्या होता है, विधानसभा होती है। विधान परिषद सभी में नहीं है, विधान परिषद केवल कुछ राज्यों में है, जैसे 6 राज्य हैं विशेष रूप से। उसमें विधान परिषद मुश्किल से इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, कंबुटी। के फॉर आ जाएगा कर्नाटका, ए फॉर आ जाएगा आंध्रा, एम फॉर आ जाएगा सर महाराष्ट्र, यू फॉर आ जाएगा यूपी, बी फॉर हो जाएगा बिहार, जे होगा नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर है, टी फॉर हो जाएगा तेलंगाना। केवल यहीं पर है। तो एक्चुअल में कोई भी बिल होगा तो वो भी दोनों हाउसेस से पारित होगा, अदरवाइज एक हाउस है तो वहां से पारित होगा, उसके बाद जाएगा गवर्नर के पास। जब गवर्नर के पास कोई बिल जाता है तो उसके पास कुछ कंडीशन होती है, या तो वो बिल को एक्सेप्ट कर ले तो वो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, या तो वो बिल को मना कर दे, मना नहीं कर दे, क्या कर दे, सॉरी, क्या कर दे, पड़े रहने दे अपने पास, या तो फिर वो क्या कर दे, पुनः पुनः विचार के लिए उसे प्रेषित कर दे, या फिर राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे, आरक्षित कर दे। और ये प्रोसेस किसमें दी है, आर्टिकल 200 में। यदि एक्सेप्ट कर लेता है तब तो वो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। पुनः विचार के लिए यदि भेजा जाएगा तो दोबारा यदि विधानसभा उसी को रिकंसीडर करके गवर्नर के पास भेज देती है तो गवर्नर इस पर साइन करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, लेकिन पड़े रहने दे। और इसके ऊपर ये जो पड़े रहने देने वाला है ना, इसके ऊपर नो टाइम लिमिट, और इसी का ही फायदा उठाते हैं कौन, गवर्नर। ऐसा ही आर्टिकल मैंने कुछ समय पहले तमिलनाडु के बारे में चर्चा किया था, केरला के बारे में चर्चा किया था। इसी प्रकार का आर्टिकल जो है राजस्थान के बारे में भी हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी देखा गया था, और यही चीज फिर से आई है। तो इस हिसाब से आपके लिए ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भूपेश बघेल जी हैं वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव दिख रहा है। तो अब आपके लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप एक बार गवर्नर के चैप्टर को पूरी तरीके से रीड कर लें, क्योंकि गवर्नर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो यही छोटी सी न्यूज है। वही लिखा है, दस्तखत कर दो नहीं तो विधानसभा को लौटा दो। अगर लौटाओगे तो फिर से हम भेज देंगे तो पारित करना पड़ेगा, दस्तखत करोगे तो फिर उसको लागू होना पड़ेगा। अपने पास मत रखो। यही पर लिखा हुआ है, बघेल ने कहा विधानसभा में जो विधेयक पारित हो गया है उसे विधानसभा की संपत्ति कहा जाता है, वह विधानसभा से राजभवन में गया जो कि लंबित है। राज्यपाल को या तो उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए या तो उसे विधानसभा को वापस कर दे। 1 महीने के बाद भी राज्यपाल ने दस्तखत नहीं होने से पूरे राज्य में नौकरी पाने के इच्छुक छात्रों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यही सब पूरी बात यहां पर की गई है।
और राज्यपाल की कहीं ना कहीं को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहां पर। और इसी के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, दो तीन कमेटीज के बारे में मैंने आपके से चर्चा की थी। जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, राज्यपाल, ये जितनी भी कमेटियां मैं लिख रहा हूं, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है किस चीज के लिए, कि राज्यपाल कब तक, इनडेफिनिट पीरियड तक किसी भी विधेयक को अपने पास ना रोके। इसी प्रकार संविधान समीक्षा आयोग, इसने कहा था कि भैया कम से कम लिमिट जो होनी चाहिए 6 मंथ की होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 6 महीने तक एक राज्यपाल जो है किसी भी बिल को रोक सकता है, इसके आगे नहीं रोक सकता है। इसने ऐसी रिकमेंडेशन दी। तीसरा इसमें था सरकारिया कमीशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई वो इनमें से कौन जो है राज्यपाल की जो पावर्स हैं विधेयक को आरक्षित करने में, उस संबंध में अपनी रिपोर्ट देता है या उस संबंध में प्रावधान करता है, तो ये कुछ आपको नाम मालूम होने चाहिए। या जीवन रेड्डी कमेटी किससे संबंधित है, सरकारिया कमीशन किससे संबंधित, संविधान समीक्षा आयोग ने कितनी लिमिट रखी है। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सा कमीशन है जिसने इस तरीके की बात की है कि राज्यपाल मैक्सिमम 6 महीने तक अपने पास किसी बिल को रख सकता है, फिर उसको या तो साइन करे या तो फिर लौटाए। ऐसी बात कौन करता है, 6 महीने की टाइम ड्यूरेशन कौन लगाता है? तो संविधान समीक्षा आयोग कब गठित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। नेक्स्ट, बीसीसीआई रिव्यू यो टेस्ट रिटर्न्स, डेक्सा also added to selection criteria for Indian team। एक्चुअल में ये जो डेक्सा है, इसको नया इंट्रोड्यूस किया गया है। योयो टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसको हमें ध्यान में रखना होगा। खेल आपका पार्ट है विशेष रूप से आपके सिलेबस का। तो बीसीसीआई ने कहा है कि भाई 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, उसके लिए योयो टेस्ट और डेक्सा को क्या किया गया है, पुनः इंट्रोड्यूस किया गया है और बताया गया है कि क्या है ये। सबसे पहले देखेंगे योयो टेस्ट क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है योयो टेस्ट में। और योयो टेस्ट को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो फुटबॉल के गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था। योयो टेस्ट क्या है, जैसे 20 मीटर की आप रनिंग देख रहे हैं, इसी को ही क्या करना होता है, तुरंत रन करना होता है, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी इस तरीके से। यह बताता है योयो टेस्ट को। ये देखिए 20 मीटर का इसमें रखा गया है और उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, दौड़ लगवाई जाती है, रनिंग करवाई जाती है। इसी के आधार पर इस चीज को देखा जाता है। तो 20 मीटर तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। एरोबिक मैक्सिमल एरोबिक इंड्योरेंस फिटनेस टेस्ट इन्वॉल्विंग रनिंग बिटवीन मार्कर्स प्लेस 20 मीटर अपार्ट। इसको याद रखिएगा, 20 मीटर होता है कम से कम, और तेजी के साथ करना होता है जब तक आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाएं। इसको डेवलप किसने किया था? डेनिस सॉकर फिजियोलॉजिस्ट से जेम्स बैंक्सबो। सॉकर प्लेयर हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्राइमरली डेवलप किया गया था किसके लिए? फॉर फुटबॉल के लिए। लेकिन बाद में इसको अधिकांश उसमें रखा गया है खेलों में। ये क्या बताता है? ये एक फिटनेस टेस्ट को बताता है जिसको कि क्रिकेट में भी यूज किया जा रहा है। योयो टेस्ट अधिकतम एरोबिक सहन शक्ति, एरोबिक का मतलब सांस लेने की ताकत, जिसमें 20 मीटर की दूरी पर रखे गए मार्करों के बीच में दौड़ना शामिल होता है जबकि थकावट ना हो जाए, आप एग्जॉस्ट ना कर जाएं, जिसको जेम्स बैंक्सबो ने डेवलप किया था। अब यह दुनिया भर में सबसे अधिक आयोजित होने वाले फिटनेस टेस्ट के रूप में एक है। योयो टेस्ट जो है मुख्य रूप से फुटबॉल सॉकर खिलाड़ियों के लिए क्या किया गया था? विकसित किया गया था। उसी प्रकार ये जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया है डेक्सा टेस्ट। ये नया है, आपसे पूछ सकता है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। डेक्सा टेस्ट क्या है? एक्चुअल में डेक्सा टेस्ट और कुछ नहीं है, ये मसल्स की स्ट्रेंथ को देखता है, ये बोन्स की स्ट्रेंथ को देखने वाला एक टेस्ट है।
ये एक बोन डेंसिटी टेस्ट है, लिखा भी हुआ है डेक्सा स्कैन इज एन इमेजिंग टेस्ट दैट मेजर्स बोन डेंसिटी। DEXA scan result can provide helpful details about your risk for osteoporosis। Osteoporosis का मतलब क्या? पोर का मतलब क्या होना? खोखला हो जाना। मतलब आपकी हड्डियां जो है वो कहीं खोखली तो नहीं हो रही है। आप लोग बहुत सारे ऐड देखते हो 30s के बाद क्या होता है कि महिलाएं अपने बोन की स्ट्रेंथ को खोने लगती हैं, तो कैल्शियम सैंडोज लेना चाहिए उनको। तो वही चीज बता रहा हूं, ऑस्टियोपोरोसिस और कुछ नहीं है, बोन लॉस की बीमारी है। अगर इस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है, आप बोन्स वीक होती हैं, तो फ्रैक्चर्स आसानी से डेवलप हो जाते हैं। इसी को टेस्ट करने के लिए डेक्सा टेस्ट किया जाता है या डेक्सा टेस्ट होता है। थ्रू डेक्सा टेस्ट trainers will be able to measure body fat percentage, lean muscle mass, वाटर कंटेंट एंड बोन डेंसिटी। तो एग्जाम के ओरिएंटेशन से आपको पता होना चाहिए, केवल बोन डेंसिटी को ही नहीं टेस्ट करता, बल्कि क्या क्या मेजर कर सकता है? फैट को भी देख सकता है, लीन मसल्स को भी देख सकता है, कौन सी लीन हो चुकी है, मतलब हल्की हो चुकी है मसल्स, वाटर कंटेंट को भी देखता है और बोन डेंसिटी को भी देखता है। कंप्लीट टेस्ट है पूरी तरीके से। डेक्सा का फुल फॉर्म के रूप में अगर आप देखेंगे तो नाम है ड्यूअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शनोमेट्री। इसमें विशेष रूप से किसका यूज करते हैं? तो सर एक्स-रे का यूज करते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि डेक्सा में किस रेस का यूज करते हैं। तो सर एक्स रेस का यूज करते हैं, यूजेस वेरी लो लेवल ऑफ एक्स रेस। आपको मालूम है एक्स रेस क्या है? हाई एनर्जी बीम की होती है स्पेक्ट्रम में। तो एक्स रेस को यूज किया जाता है जो हमारे चेस्ट के जो वो किए जाते हैं टेस्ट, उसमें भी हम एक्स रेस को यूज करते हैं। एक्सरे बोला जाता है उसी को, एक्सरे। तो डेक्सा स्टैंड फॉर डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शनोमेट्री। तो इसको याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेक्सा स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट है जो हड्डियों के घनत्व को मापता है। किसको मापता है? घनत्व को मापता है। डेक्सा स्कैन के परिणाम ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का नुकसान, फ्रैक्चर, हड्डी टूटना के लिए आपके जोखिम के बारे में आपको पहले ही विवरण दे देता है, इसीलिए बोन टेस्ट करवाया जाता है। डेक्सा परीक्षण से केवल क्या कहते हैं, आपकी हड्डियों के घनत्व को नहीं माप सकते, फैट के मसल्स में फैट के परसेंटेज को भी देख सकते हैं, दुबली मांसपेशियों को भी देख सकते हैं, पानी की मात्रा को भी देख सकते हैं और हड्डियों के घनत्व को भी देखा जा सकता है। आपकी बोन्स कितनी डेंस हैं, इसी को मापने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। इसमें वही लिखा है दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषक मिति, उसके द्वारा हमको बोन की डेंसिटी मिल जाती है। कभी हमारे फ्रैक्चर होता है तो हम उसमें एक्सरे करवाते हैं, तो इससे भी आप समझ जाइए कि बोन्स का मतलब एक्सरे। तो यहां पर एक्सरे का यूज करते हैं। केवल जरा सा क्वेश्चन है, गलत करवा सकता है अगर नहीं सुना हो तो। न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसीलिए आपको यह पता भी होना चाहिए। एक नेक्स्ट आर्टिकल देख लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेटलिंग ऑफ इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट। एक्चुअल में यहां पर सबसे पहले एक चीज आपको बहुत आसानी से पता होनी चाहिए कि यहां लिखा है डेटा ऑन माइग्रेशन। यूपीएससी की बहुत खासियत है कि वो रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन जारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कहाँ की ओर जाते हैं, तो आपको मालूम है कि मेनली जो है आपके माइग्रेशन वाले वर्कर्स जो है। अब माइग्रेशन में देखिए क्या होता है, माइग्रेशन हमारे कंट्री में भी होता है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी होता है। इसके लिए क्या होता है, एक पुश फैक्टर होता है। माइग्रेशन के लिए एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर ये बताता है कि आपके यहाँ क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब कुछ है। पुल फैक्टर यहाँ पर क्या दिखाता है कि यहाँ पे अमीरियत है, यहाँ पे उद्योग धंधे हैं, तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे काम करो।
प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो पुश फैक्टर आपको गांव से भेजता है कहां? शहरों की तरफ। इसी प्रकार यदि भारत में गरीबी है तो यहां से लोग जो जाते हैं कहां पर, कोई अमेरिका जाता है, कोई गल्फ कंट्रीज जाता है, तो उसके बारे में आपको यहां पर ये पूरी जानकारी दे रहा है और कह रहा है कि लगातार जो है इस प्रकार की माइग्रेशन की हैबिट अब बढ़ रही है। एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी माइग्रेशन हो रहा है, दूसरी तरफ तालिबान के इशू के कारण तालिबान से जो अफगानिस्तान से माइग्रेशन हुआ, उसी प्रकार आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में माइग्रेशन की क्राइसिस देख रहे हैं, इधर म्यांमार में रोहिंग्या इशू के कारण आप क्राइसिस को देख रहे हैं। तो एक कंट्री से ये लोग दूसरी कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, उसी प्रकार यहां पर आपसे बातचीत की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन रिपोर्ट जारी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि इन द लार्जर पूल ऑफ माइग्रेंट्स साउथ एशिया शेयर इज नियरली 40%। साउथ एशिया गल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर। ये जो आपका गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें गल्फ में आपकी ये जो सऊदी अरब के इलाके हैं, ओमान है ये, और आपके जो यूएई इलाके हैं, ये सब गल्फ है। जैसे पर्शियन गल्फ आप कहते हैं ना, तो वहां पर पूरी गल्फ कंट्रीज का इलाका है। ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर है। भारत के जो गल्फ कंट्रीज में लोग हैं वो लगभग 90 लाख लोग भारतीय रहते हैं। कहां पर? वेस्टर्न एशिया या गल्फ कंट्रीज में, जिसमें से 30 लाख जो है केवल केवल रहते हैं कहां पर? सर, सऊदी अरब में। तो यहां पर यह भी आपको बताया गया है कि जिस प्रकार से हमारे गल्फ कंट्रीज में लोग जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि अगर वो प्रॉपर ढंग से वो लोग वहां नहीं जाते हैं तो उनका वहां पर शोषण होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यहां पर आपको दिखा रहा है कि इंडिया में जो माइग्रेशन है वो किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। इमिग्रेशन एक्ट 1983। यहां पर यह चीज आपको बताई गई है कि क्या लगभग 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं वो कहां पर हैं? अरब स्टेट ऑफ गल्फ कंट्रीज। लेकिन गल्फ कंट्रीज की जो कानून है वो बहुत सख्त है। अगर गलत तरीके से आप वहां जाते हो, अगर फंस गए तो फिर पूरी तरीके से आपको जेल में वो सड़ा देंगे। तो वहीं पे लिखा हुआ है कि भाई माइग्रेशन अच्छी बात है, वो अपनी जगह है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो उनके जो कंपनी उनको लेकर के जाती है तो वो उन लोगों का पासपोर्ट रख लेती है, उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं देती है, पुअर वर्किंग कंडीशन रखती है, लेबर राइट्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, जो हमारे मजदूर जाते हैं उनकी पूरी शिकायतों को नहीं सुना जाता है, और जुडिशियल सिस्टम भी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। इरेगुलर पेमेंट किया जाता है या तो पेमेंट दी ही नहीं जाती है। वर्क प्लेस पर क्या किया जाता है? उनको अब्यूज किया जाता है, क्योंकि आप दूसरी जगह जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका चाल चलन, आपकी भाषा, वो सब उनको बता देगी कि आप कहां से आए हो, कहां से नहीं आए हो। तो ये सबसे बड़ी माइग्रेशन के साथ थ्रेट आ रहा है, चैलेंज आ रहा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है और भारत विश्व गुरु का खिताब भी रखने का प्रयास करता है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि माइग्रेशन सबसे बड़ा थ्रेट भी है और सबसे बड़ा भारत के लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जो कि रेमिटांस को प्राप्त करता है, जो कि भारत के फॉरेक्स का पार्ट बनता है, भारत के खजाने का पार्ट बनता है। रेमिटांस को प्राप्त करने में भारत नंबर 1 पर है। रेमिटांस का मतलब वो होता है, रेमिटांस को हिंदी में कहते हैं धन प्रेषण। एक व्यक्ति जो केरल का है वो कमाने के लिए जाता है कहां? यूएसए। तो यूएसए में कमाएगा, कमा करके यहां भेजेगा क्या? डॉलर। तो ये डॉलर जो है वो जाएगा कहां पर? आरबीआई के खजाने में, और आरबीआई पैसा निकालेगा, रुपया निकालेगा और इनके माँ बाप को दे देगा केरल में। लेकिन ये डॉलर करेंसी होना बहुत जरूरी है। जिस देश के पास जितना ज्यादा डॉलर होता है उस देश की स्थिति उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है।
और भारत की जो सबसे बड़ी बात है, भारत की जनसंख्या सर्विस सेक्टर में, और भारत सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है। इसीलिए सर्विस सेक्टर में बहुत आगे होने के कारण ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का विषय है कि हम माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज को लगातार टैकल करें। क्योंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो। तो इनके केयर टेकिंग के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और यदि भारतीयों के अंदर बेहतर स्किल होगी तो भारतीयों को यहां से भेजा जा सकता है वहां पर, और जब वहां जाएगा तो वहां से फिर पैसा भी मिलेगा भारत के लिए, और भारत का जो ये क्या होगा, फिर अंतरराष्ट्रीय रूप से फॉरेक्स का ये पार्ट बनेगा। अल्टीमेट भारत की स्थिति जो है वो मजबूत होती चली जाएगी, और इंडियन डायस्पोरा के दूसरे देशों में मौजूद होने के कारण कहीं ना कहीं भारत की छवि जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी, विश्व गुरु का खिताब और ज्यादा मजबूत होगा। यहां पे दिखा भी रहा है कि यूएन क्या कहता है कि भाई इंडिया हैज अ लार्जेस्ट डायस्पोरा, विश्व में सबसे ज्यादा जो लोग विदेशों में बसे हुए हैं उसमें इंडिया नंबर 1 पर है, लिखा भी हुआ है लगभग 18 मिलियन लोग। 18 मिलियन का कितना मतलब हो गया? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं कहां पर? विदेशों में। कहां रहते हैं? विशेष The UAE, the US and Saudi Arabia host the largest number of migrants from India. भारत के सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं? यूएई में, यूएस में और सऊदी अरेबिया में। इंडिया सबसे ज्यादा डायस्पोरा कहां रहता है? तो नंबर 1 पर आता है यूएई। क्या आता है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय सबसे ज्यादा भारतीय विदेशों में किस देश में बसे हुए हैं? तो सर यूएई में बसे हुए हैं। नंबर 2 पर आता है आपका अमेरिका, और नंबर 3 पर आता है आपका सऊदी अरेबिया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में अपनी मातृभूमि के बाहर रहने वाले देश के 18 मिलियन लोगों के साथ दुनिया में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। भारत से प्रवासी, भारत का विशाल प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में वितरित है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 में सबसे ज्यादा भारतीय डायस्पोरा कहां पर है? तो यूएई में। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूपीएससी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, कफाला सिस्टम क्या है? कफाला इसी प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स को ले जाने वाला एक सिस्टम है, कैसे उनको बड़ी ही पिटी कंडीशन में वहां पर रखा जाता है। विशेष रूप से सऊदी अरेबिया में इसको बहुत यूज किया गया, बल्कि पश्चिम एशिया के कई देशों में इसको यूज किया जाता है। यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जो कि क्या करता है? माइग्रेंट वर्कर्स अगर इंडिया का है तो उसको ले जाएगा वहां पर। वेस्ट एशिया में कौन? जो नियोक्ता है, जो उद्योगपति है, जो कि जिसको वहां पर ठेके पर काम करवाना है, वो ले जाता है, और वहां पर ले जाने के बाद उनकी क्या करता है? उनकी वीजा को रख लेता है, प्रॉपर उनको वीजा देता नहीं है, उनको इरेगुलर फैसिलिटीज देता है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं देता है। इस प्रकार से बहुत ही पिटेबल कंडीशन में वो रहते हैं। यही कंडीशन कहलाता है, दैट इज कफाला सिस्टम, जिसकी भारत सरकार ने भी चर्चा की है वहां के गवर्नमेंट से। वही लिखा है 1950 के दशक में आर्थिक उछाल की अवधि में अस्थायी और घूमने वाले मजदूरों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उभरा। इनको ले जाते हैं वहां पर, और उसी प्रकार ये अपने जीवन को वहीं पर व्यतीत करना पड़ता है, बहुत ही पिटेबल कंडीशन में। क्योंकि कफाला सिस्टम क्या होता है? कफाला के द्वारा आप जाते जरूर हो वहां पर, लेकिन नियोक्ता, आप प्रॉपर चैनल के माध्यम से नहीं जाते हो, नियोक्ता आपको बहला फुसला के ले जाते हैं, और वहां जाकर के आपके जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उनको रख लिया जाता है। अब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की जाती है। और ठीक है, तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर सीमित रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।